to LNW after 52, there are 6 to 9 students more. So that way I welcome them all. Okay. And last time I used this brand PCSW. So again I reuse that word. You are all welcome to brand PCSW. Okay. मेरा काम धर्माधिकारी मैडम ने काफी हल्का करके हैं because she presented the crux of the summary of my presentation and I goes around all the aspects what is professional social work and how it was started in India. Okay, this is the main crux of my presentation. So just review this presentation and make some certain changes in the topic. Rather than professional social work, it should be an overview of professional social work. Okay? Overview इसका मराठी में क्या कहते हैं? आढावा. व्यावसायिक समाज कार्याचा आढावा. Hello. Yes. Thank you. तो ये जो टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क मराठीत व्यावसायिक समाज कार्याचा आढावा किंवा हिंदी में व्यावसायिक समाज कार्य की समीक्षा. जब हम समीक्षा की बात करते हैं तो टच एंड गो देयर आर नंबर ऑफ कंसेप्ट्स which is related with professional social work and the category of professional social work, इसके दायरे इसके स्कोप क्या है, इन सारी बातों को आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रास्प करना ये आपके लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि फाइनली इट्स अ पैकेज. ओके, तो मैंने भी 1 घंटे के प्रेजेंटेशन में डालने की कोशिश की है. लेट अस सी कि यदि कहाँ तक हम इसको फुलफिल करते हैं. बी अलर्ट. ओके, सभी के एंटेना बिल्कुल ओपन होने चाहिए तब जाकर के इस सेशन का मजा आएगा. ओके, rather than you, I am super excited to present myself as a faculty of this Tirupati College and co-in-charge of your class. Okay, तो मैं एक प्रिविलेज मैं खुद को मानता हूँ कि मैं इस बहाने आपके सामने हूँ और आपके सामने कुछ मेरी बात रखने की मैं कोशिश करूँगा. सभी को टॉपिक ध्यान में आ गया. ओवरव्यू ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क. जो अगले 2 साल में आपको जो टारगेट अचीव करना है सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 ये चारों सेमेस्टर का ये निचोड़ होगा. At the end of 4th semester, you will be a trained professional social worker. Okay, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है. तो इसकी शुरुआत हम आज से कर रहे हैं. इसके पहले एक मैं आपको सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ. ठीक है, शुरुआत में इससे करते हैं. और ये सॉन्ग again in nutshell what is social work, voluntary social work या तो चैरिटी सोशल वर्क जो भी जिस तरह से शुरू हुआ था. ये सॉन्ग सभी को पता है. ये सॉन्ग है अनामिका और मुकेश इसके सिंगर हैं और इसके लिरिक्स थोड़ा आप जरूर सुनने लायक.
प्रोफेशनल करियर है उसके लिए बहुत एप्ट है, बहुत एप्रोप्रिएट है। और ये अनाड़ी फिल्म अभी कितने साल पहले बनी थी, लेकिन ये जो 2 लाइन है ना, ये हमारे करियर को, प्रोफेशनल करियर को शेप देने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत मैंने वहां से की, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी तो अंत भी अच्छा होता है। ओके, ये एक इसके पीछे की धारणा थी, और आपको लिरिक्स सभी को इसके बारे में जानकारी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, सोशल वर्क हिस्ट्री इन इंडिया। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि जो है इसकी शुरुआत हुई थी चैरिटी वर्क से, दान जिसको कहते हैं। उसके बाद सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स आई, सोशल सर्विस ये कंसेप्ट आई, देन सोशल मूवमेंट्स, जो सामाजिक आंदोलन भारत में जो हिस्ट्री उठा करके देखिए तो ये सामाजिक आंदोलन के कारण हमारा ये जो प्रोफेशनल सोशल वर्क का जो बेस है वो सामाजिक आंदोलनों से काफी बना है। और ये सारी जो कंसेप्ट है ना, चैरिटी, सोशल रिफॉर्म, सोशल सर्विस, सोशल मूवमेंट, ये सभी को हम सोशल एक्शन इस कंसेप्ट में लेते हैं। जो हमारे सोशल वर्क मेथड का एक मेथड जो सेकेंडरी मेथड में हम इसको लेते हैं। ये जो ईयर यहाँ पर मेंशन किया है 1936, प्रोफेशनल सोशल वर्क का जो भी एक सिनेरियो है उसमें ये 1936 काफी इम्पोर्टेंट एक पड़ाव। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे पहले प्रोफेशनल सोशल वर्क की शुरुआत 1936 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस 30 यहाँ से शुरुआत हुई थी, जो मुंबई में है, अभी भी। ओके, हमारे कॉलेज के कुछ विद्यार्थी वहाँ पर सिलेक्शन के लिए ट्राई करते हैं, कुछ सिलेक्ट हुए हैं। तो वो साल कौन सा था? 1936। एक नाम आपको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है, वो दुर्गाबाई देशमुख। शी इज कॉल्ड एज मदर ऑफ सोशल वर्क। ओके, दुर्गाबाई देशमुख। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ते रहना चाहिए, तो वहां से आपको बहुत कुछ आंसर्स मिलेंगे जो बेस है इस प्रोफेशनल सोशल वर्क का। तो एक नाम यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, दुर्गाबाई देशमुख, जो मदर ऑफ सोशल वर्क जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद कि देयर आर नंबर ऑफ पर्सनैलिटी who contributed for the progression of professional social work, including महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, मदर टेरेसा, राधा राममोहन रॉय, महात्मा फुले। इन सारे पर्सनैलिटीज, इनके अलावा और भी काफी हैं। इन्होंने ये जो बेस बनाने में ना बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। जो जब हम हिस्ट्री देखते हैं प्रोफेशनल सोशल वर्क की, तो आपको पता होगा कि यूएसए एंड ब्रिटेन, इन दोनों देशों से हमारा जो सोशल वर्क लिटरेचर है, जिनका जिक्र मैडम ने किया, नॉलेज, ओके, वो नॉलेज बिल्डिंग में ब्रिटेन और यूएसए, इन दोनों देशों का जो लिटरेचर बेस है सोशल वर्क का, वो काफी कुछ उसने कंट्रीब्यूट किया हुआ आपको ध्यान में आएगा। और जितना भी लिटरेचर आप देखेंगे सोशल वर्क का, वो उनके ऑथर जो थे, या तो पेशवर, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल रिसर्च, सोशल वर्क रिसर्च, सोशल एक्शन, देन सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी में जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर ऑल फ्रॉम यूएसए और ब्रिटेन। ओके, तो हमारा जो लिटरेचर बेस है वो इन दो देशों से बना हुआ आपको दिखाई देता है। नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, दैट इज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, हेल्थ, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। जो इतने जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे प्रोफेशनल सोशल वर्क का एक बेस है। वो सब्जेक्ट्स यहाँ पर सारे लिखे गए। अभी धर्माधिकारी मैडम ने एक यहाँ पर रेफरेंस दिया था वैल्यूज।
एथिक्स, फिलोसॉफी, ये हमारे सोशल वर्क का एक यानी आत्मा है। कोई भी प्रोफेशनल को विदाउट वैल्यू सेट, विदाउट एथिक्स, विदाउट फिलोसॉफी, you cannot even stand as a professional social worker. आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे। वैल्यू यानी क्या, एथिक्स यानी क्या, फिलोसॉफी यानी क्या? These are the set of rules to control your responsible behavior. Okay, or it controls your behavior pattern. Okay, set of rules, 1 2 3 4 इस तरह के कुछ नियम बनाए जाते हैं कि जो नियमों के आधार पर आपको उसका पालन करना बहुत आवश्यक होता है। जो नीचे में मैंने ब्रैकेट में जो लिखा है ना, NASW, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो सेट ऑफ वैल्यूज, एथिक्स हमारे लिए जो दिए हैं ना, वो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। नंबर 1, ह्यूमन सर्विस, मानवीय सेवा। हमारा जो विश्वास है वो ह्यूमन सर्विस पे होना बहुत आवश्यक है। मानव की सेवा करना ये हमारा मिशन होना चाहिए। ओके, सेकंड जो वैल्यू सिस्टम है तो एथिक्स है रिगार्डिंग द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ये सब्जेक्ट, ये फिलॉसफी, ये एथिक्स, ये वैल्यू हमें भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम अन्याय की बात कर ही नहीं सकते। हमें इस वैल्यू पर बेस करना है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और ये सामाजिक न्याय में आपको पता है कि जो डाउनट्रॉडन्स हैं, जो वंचित हैं, जो हैव नॉट इनको कहते हैं, उनके लिए हम ये न्याय की बात करते हैं। ओके, सोशल जस्टिस, ये सेकंड वैल्यू सिस्टम। थर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। हर मानवीय महत्ता जिसको कहते हैं, हर व्यक्ति की अपनी एक अहम भूमिका है। उसके बाद का भी आप देखते हैं कि वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति को एक अपना महत्व है। कोई भी तरह से आपको शायद पता होगा, जब पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है, कोई भी सैनिक को जब मारा जाता है तो एक एथिक है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आपको पता होगा कि कोई भी सैनिक को म्यूटिलेट करना ये इंटरनेशनल लॉ का ब्रीच है। यानी उसके सर काट देना, उसके पैर काटना, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, ये क्या है? ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ, विच इज द एथिक्स और वैल्यू जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिए गए हैं। ये क्यों? थर्ड और फोर्थ जो हमने दिया है कि ह्यूमन डिग्निटी और वर्थ ऑफ इंडिविजुअल, ये दोनों बातों को हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है इस प्रोफेशनल सोशल वर्क में। ठीक है, देन इंटेग्रिटी, कि आपकी इंटेग्रिटी पहले तो है आपके खुद से, ठीक है, दूसरों के प्रति विश्वास पूरी अपना बिहेवियर रखने से पहले खुद से तो हम खुद पर भी विश्वास करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन से प्यार करना चाहिए, किसी एजेंसी से प्यार करना चाहिए, आपके क्लाइंट से आपने प्यार करना चाहिए, यानी उनसे जुड़े हुए रहना बहुत आवश्यक है। उनका विश्वास संपादन करना बहुत आवश्यक है, इंटेग्रिटी। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसीज, जो कासम ने मैडम ने जो जिसका उल्लेख किया था, स्किल्स, स्किल सेट्स, कॉम्पिटेंसीज, कुशलताएं, और ये सारे आपको पढ़ाई जाएगी अगले कुछ 1-2 सालों में
ये सारी कॉम्पिटेंसीज आप में होना, आपको डेवलप करना काफी आवश्यक है। और ये 6 बातों को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू सेट्स, एथिक्स, फिलोसॉफी ऑफ सोशल, प्रोफेशनल सोशल। और ये मैं भी एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, लेकिन टच एंड गो होगा। लेकिन ये जो पॉइंटर्स है ना, वो ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है आपके लिए। ओके, तो ये 6 वैल्यू हमारे प्रोफेशनल सोशल वर्क में, और ये वैल्यू सेट्स किन्होंने दिए हैं? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। ओके, नेक्स्ट, या नाउ द प्रोफेशनल सोशल वर्क। ठीक है, पहले हमने हिस्ट्री देखा, उसके बाद फिर हमने वैल्यूज ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, बेस क्या है वो हमने 6 बातें देखी। नाउ वी आर टेकिंग द रिव्यू ऑफ व्हाट इज प्रोफेशनल सोशल वर्क। ओके, ये सारा कुछ आपको क्लास में होगा, लेकिन जस्ट मैं इसको टच करके मैं आगे जा रहा हूँ। प्रोफेशनल सोशल वर्क इज अ ह्यूमन प्रोफेशन। ये टर्मिनोलॉजी पक्का ध्यान में रखना। क्या है पहला वर्ड? इट्स अ ह्यूमन प्रोफेशन। सेकंड है इट्स अ हेल्पिंग प्रोफेशन, और थर्ड है इट्स अ नोबल प्रोफेशन। ठीक है, जो मानवता के काफी करीब रहने वाला जो प्रोफेशन है ना, यहाँ पर किसी का गला काट करके हम अपनी प्रोफेशनल सर्विस नहीं देते, तो हम व्यक्ति महत्ता को ध्यान देते हैं। एक व्यक्ति का महत्व हम जानते हैं, उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके आधार पर हम उसको हेल्प करते हैं। ओके, तो ह्यूमन प्रोफेशन, हेल्पिंग प्रोफेशन, और तीसरा है नोबल प्रोफेशन, कंसर्न विद मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एट लार्ज। ओके, these are the focal areas of professional social work: individuals, groups and communities and societies, to enhance individual and societal capacities and their well-being। हम इन लोगों की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं, क्षमताएं, और उनके अच्छाई के लिए हम काम करते हैं, उनको प्रॉब्लम से बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज इन नटशेल प्रोफेशनल सोशल वर्क। ठीक है, देन व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, जिनकी बात जो क्वेश्चन आपको मैडम ने पूछा, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, एंड दिस इज द लिस्ट। व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स, या तो बेसिक्स और बेसिक ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ओके, इसमें क्या है? फर्स्ट वन इज नॉलेज बेस, कि हम जब आप प्रोफेशनल सोशल वर्क कहते हैं, तो ये प्रोफेशनल सोशल वर्क की कोई भी प्रोफेशन है, उसके देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ यू फुलफिल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, देन यू विल कॉल्ड एज अ प्रोफेशन। हम सोशल वर्क को भी कौन सा प्रोफेशन कह रहे हैं? प्रोफेशनल सोशल वर्क। ओके, जब हम प्रोफेशनल ये टर्मिनोलॉजी लगाते हैं, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक भी हमें फुलफिल करना बहुत आवश्यक है। तो उसमें सोशल वर्क में नॉलेज बेस है क्या? है। ठीक है, लिटरेचर है क्या? पक्का है। ओके, सेकंड है उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, which is called as a professional organization to control the profession। जैसा मेडिकल प्रोफेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? एक्ट इंटरनेशनल योग, है ना? भारत में मेडिकल प्रोफेशन के लिए अंबाजारी रोड पर जो है,
हड़प हाई स्कूल के बाजू में है। No, it's an institute. AIIMS is an institute. I am asking the apex body of medical profession. क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ना, कंपोनेंट देखते हैं, तो उसका सेकंड जो कंपोनेंट है वो एसोसिएशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन है। कि सोशल वर्क प्रोफेशन का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए NAPSWI, NAPSWI, NAPSWI। ये ऑल ओवर इंडिया का एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन ये भी हमारे प्रोफेशन का है। थर्ड है कोड ऑफ एथिक्स, जिसके भी मैंने पिछले स्लाइड में चर्चा की कि कोड ऑफ एथिक्स है क्या? यस, देयर आर 6, ओके, गिवन बाय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क। तीसरा भी हम फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है पीपल्स रिकॉग्निशन, पीपल्स अप्रूवल, कि ये प्रोफेशन को लोगों का सपोर्ट है क्या, उनका रिकॉग्निशन मिला है क्या? बिल्कुल है। ठीक है, कितने प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं फील्ड में, तो विदाउट रिकॉग्निशन तो ये पॉसिबल ही नहीं। कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स के लिए वैकेंसीज निकलती है? अगेन इट्स अ रिकॉग्निशन फॉर दिस प्रोफेशन। ओके, तो ये आप देखते हैं कि पीपल्स रिकॉग्निशन इस प्रोफेशन को है क्या? आंसर है यस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक मेथड्स फॉर वर्किंग, कि कोई भी प्रोफेशन में काम करने की कुछ पद्धतियां हैं, तो इसका भी आंसर यस। आपको जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप देखना, तो उसमें केस वर्क है, ग्रुप वर्क है आपके लिए। ओके, इसके आगे के स्लाइड में आएगा कि देयर आर 6 मेथड्स ऑफ सोशल वर्क। तो मेथड्स हैं कि हमारे प्रोफेशन में बिल्कुल है। नेक्स्ट है नंबर 6 स्किल सेट और टेक्निक्स। आपको हर सब्जेक्ट में ये इक्विलियर स्किल सेट्स ये आपको बताया जाएगा। मैं आगे जाऊंगा उसके बारे में, और वो आप जरूर नोट डाउन करेंगे, और वो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके करियर के लिए। तो स्किल सेट है क्या? पक्का है तो ये प्रोफेशन में। नंबर 7 स्पेसिफाइड रोल्स फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। आपके कुछ भूमिकाएं हैं क्या? आपको कुछ रोल असाइन किए गए हैं क्या? एज अ केस वर्कर, as a group worker, as a community organizer, as a researcher, as a social auditor, सारे एरियाज में, मेथड्स में आपके लिए there are set of roles specified, वो आपको परफॉर्म करने हैं, तो वो भी पक्का है। अभी प्रोफेसर संजय भटकर के नाम आप कभी सुनेंगे, या तो नोट डाउन करके रखिए, उनको कभी सुनने की कोशिश कीजिए। उन्होंने बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी यूज की है जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। वो इज रेफरिंग एज अ कैश बॉक्स, लेकिन कैश में सी नहीं है तो इट इज के। हाँ, वेरी गुड, फैमिली एक्शन का ही वेल डन। और ये जो मैंने जो आपको बताया है कि आप इसको जरूर उपयोग कीजिए, प्रोफेसर संजय भट्ट। ओके, तो उन्होंने ये कैश बॉक्स का कंसेप्ट नया दिया है। वो क्या कहते हैं? K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल, और चौथा जो उन्होंने जोड़ा है वो है हैबिट। हर चीज की, हर वैल्यूज की, हर एथिक्स की, हर स्किल्स की आपको हैबिट होना बहुत आवश्यक है। यू विल बिकम अ हैबिचुअल फॉर ऑल दीज एस्पेक्ट्स। और जब तक आप में हैबिट नहीं होगी ना, तब तक आप प्रोफेशनल सोशल वर्कर करके
सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। तो कौन सा बॉक्स है ये? कैश बॉक्स। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिए। चलो नेक्स्ट। नाउ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंड फोकस ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। ओके, तीन एस्पेक्ट है, एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड फोकस ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। It's a helping profession to enhance human well-being and help to meet basic and complex needs of all people, focusing on vulnerable, downtrodden, oppressed, weaker sections of the society. What will be our focus of professional social work? जो बोर्ड में जो किया है ना, vulnerable people, okay, downtrodden people, oppressed and weaker sections of this society. ये हमारा फोकस एरिया है। कोई भी कम्युनिटी में जाइए, कोई भी एजेंसी में जाइए, कहाँ पर भी जाइए, देखिए हमें जो काम करना होता है, जो प्रोफेशनल सोशल वर्क जो काम करता है, वो इन लोगों के लिए प्राइमरी काम करता है। ओके, ये ध्यान रखना काफी आवश्यक है। दिस इज फोकस ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। जो एम्ब्लेम है और प्रोफेशनल सोशल वर्क वो क्या है? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप्स, प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। ओके, यदि एक वाक्य में आपको किसी ने ये पूछा कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ सोशल वर्क और प्रोफेशनल सोशल वर्क, यू कैन टेल देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, whose problems? Maybe individual problem, groups, community or the society। एक वर्ड, एक सेंटेंस में आपको ये जो आंसर देना है, वो आप क्यों सोशल वर्क करते हैं, तो ये आपका आंसर होना चाहिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, किस लिए और किनके लिए? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वल्नरेबल, डाउनट्रॉडन, देन ऑपरेस्ड एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमने थर्ड जो यहाँ पर रखा है, विद बेसिक फिलोसॉफी ऑफ टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। ये एक काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको आप अंडरलाइन कीजिए। टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। ओके, यानी लोगों को इस तरह की मदद करना है कि जिसके आधार पर वो खुद के पैर पर खड़े हो पाए, खुद की मदद वो खुद कर पाए। यानी जब आपने बोलते ना घोर मेहनत तुमित करता है और सभी उनके लिए आप ही करें, बिल्कुल नहीं। फिर इस तरह से कीजिए, जो बार बार वो उदाहरण दिया जाता है कि कोई यदि तालाब में वो फिश पकड़ने के लिए गया है, तो उसका जो स्टिक होता है ना फिश पकड़ने का, वो लेकर के आप मत बैठिए। तो क्या करना है आपको? टू हेल्प देमसेल्व्स। यानी इस तरह से आपको उनकी मदद करनी है कि जिसके आधार पर वो खुद ट्रेन हो जाए, खुद वो काम सीख जाए, और जिसके आधार पर आपकी फिर जो जरूरत है वो मिनिमम उनको पड़े। इस तरह से ये एक सोशल वर्क का फिलॉसफी है, टू हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। यानी पूरा काम आप ही करना, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं कहलाएगा। उनको ट्रेन करना, उनको खुद के पैर पर खड़े करना, ये आपका अल्टीमेट एम होना चाहिए। ओके, तो ये फिलोसफी के बारे में। नाउ देयर आर 3 बेसिक levels of social work as a strategy of social work, जो प्रोफेशनल सोशल वर्क में कहा जाता है। 3 लेवल आपके लिए यहाँ पर बताए गए हैं। वन इज
माइक्रो लेवल, सेकंड है मेजो लेवल एंड थर्ड इज मैक्रो लेवल। बार बार इसकी चर्चा की जाती है कि आपको 3 लेवल्स में काम करना बहुत आवश्यक है। माइक्रो लेवल पर MI, मेजो लेवल पर और तीसरा है मैक्रो लेवल। ओके, अभी इसमें आप देखिए कि माइक्रो लेवल पर हम क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल है, व्यक्ति, उस पर फोकस करते हैं, फैमिलीज पर फोकस करते हैं। ओके, मेजो लेवल पर हम ग्रुप्स पर फोकस करते हैं, कम्युनिटीज पर फोकस करते हैं। मेजो लेवल मीन्स मध्यम स्तर, माइक्रो म्हणजे सूक्ष्म स्तर। ओके, और मैक्रो लेवल यानी सगळ्यात वरचा स्तर। ओके, तो सूक्ष्म, मध्यम आणि सगळ्यात वरचा स्तर। अभी मैक्रो लेवल पर हम क्या करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, जन वकालत इसको कहा जाता है हिंदी में। हम किसी दूसरों के लिए हम उनके एडवोकेट बनकर के काम करते हैं जो अपनी खुद की आवाज नहीं उठा सकते उनके लिए। देन हम सोशल पॉलिसीज उनके लिए बनाते हैं, ज्यादा आपण सामाजिक नीति म्हणतो, नीति धोरण। ओके, देन वी यूज टू कंडक्ट रिसर्चेस, हम संशोधन करते हैं जिसके जो कंक्लूजन्स हैं वो मासेस तक पहुंचने चाहिए, ये हमारी कोशिश होती है। सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, समाज कल्याण प्रशासन जिसको कहते हैं, ये हम उनके लिए देते हैं। और लास्ट है वर्किंग विद गवर्नमेंट और दी NGOs। ओके, ये जितने भी काम है वो मैक्रो लेवल पर ये सोशल वर्क यहाँ पर यूज किया जाता है। ये भी इसको एक्सप्लेन करना आवश्यक था लेकिन बहुत समय होगा, लेकिन ये 3 स्तर पता होते हैं आपको काम करने के। माइक्रो लेवल इट मींस ग्रासरूट लेवल, सूक्ष्म स्तर पर यानी सीधे लोगों के साथ, मध्य लेवल यानी ग्रुप्स के साथ, कम्युनिटीज के साथ, और तीसरा तो ऊपरी स्तर पर जहाँ पर हम पॉलिसीज की बात करते हैं, हम अधिनियमों की बात करते हैं, हम कायद्यांची आपण चर्चा करतो, रिसर्च एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ये मैक्रो लेवल पर सोशल वर्क का ये लेवल हो गया। तो दीज आर द 3 मेन लेवल्स ऑफ योर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक है, सोशल वर्क का प्रैक्टिस के लिए। चले आगे नेक्स्ट। अभी एक आपके सामने बहुत मेरे दिल को बहुत छूती ये लाइनें, थोड़ा पढ़िए जरा शांति से। आपल्या काळात इमारतींची उंची वाढली, हाँ मराठी में ये जो कविता है उसका नाम ही है ना आपल्या काळात असं आहे। आपल्या काळात इमारतींची उंची वाढली पण माणुसकीची उंची कमी झाली का, प्रश्न आहे। रस्ते रुंद झाले पण दृष्टी अरुंद झाली। थोड़ा समझने की कोशिश की, बहुत बारीक मैसेज है इसमें। तीसरा, खर्च वाढले आणि शिल्लक कमी झाली का, घर मोठी पण कुटुंब छोटी, सुखसोयी पुष्कळ पण वेळच नाही आहे त्या सुखसोयी उपभोगण्यासाठी। सुखसोयी पुष्कळ पण वेळ दुर्मिळ झाला, पदव्या स्वस्त झाल्या आणि शहाणपण महाग। ठीक आहे, म्हणजे समजूतदार त्याला म्हणतो आपण, शिकलो आपण, PG केलं, सुपर PG केलं, PhD केलं, सगळं झालं, शहाणपण काही अजून आलं नाही। माहितीचे डोंगर जमले पण नेमकेपणाचे झरे आले। आपके सामने गूगल है ना, इट्स अ एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, विस्फोट है, लेकिन त्याचा नेमकेपणा नाही। औषध भरपूर पण आरोग्य कमी झालं। मालकीची भाषा वाढली, मूल्यांची भाषा कमी झाली। आपण बोलतो फार, प्रेम क्वचितच करतो आणि तिरस्कार सहज व भरपूर करतो। राहणीमान
उंचावलं पण जगणं दळभद्री झालं. राहणीमान खूप वाढलं, ओके, परंतु जगणं दळभद्री झालं. आपल्या जगण्यात वर्षांची भर पडली, पण आपल्या वर्षांमध्ये जगण्याची भर पडली. बहुत बारीक है, ध्यान से आप पढ़ना है. आपल्या जगण्यात वर्षांची भर पडली, माझं वय एक वर्षात वाढत आहे, पण आपल्या वर्षांमध्ये जगण्याची भर पडली. कमी वयात जे शहाणे होतात ना त्यांच्या बाबतीत आहे. नेक्स्ट, आपण चंद्रावर गेलो आलो, चंद्रयान-3, ठीक आहे, पण शेजारच्या माणसाला भेटणं कठीण. बाहेरचा परिसर आपण जिंकत आलो, पण आपल्या आतून हरण्याचं काय? हवा शुद्ध करण्यासाठी आता पिता, पण आत्म्याच्या गुदमरण्याचं काय? म्हणजे आपण हिल स्टेशन्स वरती जातो ना, चांगली हवा वगैरे हे करण्यासाठी, हवा शुद्ध करण्यासाठी आता पिता, पण आत्म्याच्या गुदमरण्याचं काय? आपली आवक वाढली, पण नियत कमी झाली. चलो, संख्या वाढली, पण गुणवत्ता घसरली. आपण फक्त नंबर्स वाढवले, फक्त मेरिट वाढवले, 95% 98%, परंतु त्याला जर जगात बाहेर फेकलं तर त्याला रेल्वेचं रिझर्वेशनही काढता येत नाही. ओके, हा काळ उंच माणसांचा, पण खुज्या व्यक्तिमत्वांचा, उदंड फायद्यांचा, पण उथळ नात्यांचा, जागतिक शांतीच्या गप्पांचा, पण घरातल्या युद्धांचा, मोठा वेळ हाताशी, पण त्यांनी गंमतच केली, विविध खाद्यप्रकार, पण त्यात सत्व काही नाही, दोन मिळवती माणसं, पण त्यांचे घटस्फोट वाढले, दोघे नोकरी करतात, घर नटली, पण मनाने घर दुखली. शेवटचं अतिशय महत्वाचं, ते तुमच्या आमच्यासाठी अतिशय महत्वाचं, ते तज्ञ वाढले, पण समस्याही वाढली. आणि याच्यासाठी मला हे काव्य जे आहे दराईदाबांचं, ते माझ्या हृदयात अतिशय धडकवलं आहे की तज्ञ वाढले, एक्सपर्ट्स वाढले, तुमची संख्या वाढली, परंतु काही पटीने समस्या वाढल्या. ओके, आणि समस्या जर वाढल्या तर तेव्हा तुमची आमची गरज आहे. पूर्ण जसं LIC तर पूर्ण बिझनेस कशावरती आहे, आणि LIC का पूरा बिझनेस, यदि आप मर गए तो, ये एक ही जो वाक्य है ना, बड़ा जबरदस्त है. यदि आप मर गए तो, वो यही क्वेश्चन पूछेगा और आप उसके पीछे पीछे भागेंगे. तो सही है ना? तो वो पॉलिसी उनसे अच्छी से बताओ, तो हम पॉलिसी लेने के लिए पीछे जाते हैं. हमारे लिए क्या है कि प्रॉब्लम्स, ठीक है, और वहां पर प्रोफेशनल सोशल वर्कर आ गया. नेक्स्ट, ये जो प्रॉब्लम्स को डील करने के, जो मैंने पहले कहा था कि देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, ये प्रॉब्लम्स को डील करने की ये मेथड्स हैं. इसमें प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड्स से दो ग्रुप्स किए गए हैं. ओके, केशवर ग्रुप वर्क एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, these are the primary methods of social work. जर आपण प्राथमिक पद्धती म्हणतो समाज कार्याची. ओके, प्राइमरी मेथड्स का छोटा सा मीनिंग क्या है कि जहां पर आपका फेस टू फेस कांटेक्ट आपके क्लाइंट सिस्टम से आता है ना, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मेथड्स. सीधी बात, जहां पर आपका क्लाइंट से सीधा फेस टू फेस कांटेक्ट आता है,
उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मेथड्स। पेश वर्क में भी, ग्रुप वर्क में भी और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैं सोशल एक्शन को भी मैं ऊपर लूंगा, क्योंकि सोशल एक्शन ये विदाउट द पीपल्स पार्टिसिपेशन यू कैन नॉट इवन थिंक टू प्रैक्टिस सोशल एक्शन। ओके, सेकेंडरी मेथड्स सोशल वर्क की, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, समाज कल्याण प्रशासन, सोशल वर्क रिसर्च संशोधन और सोशल एक्शन। These are the classification of methods of social work। और ये मेथड मैंने क्या है कि टू डील विद पर्टिकुलर प्रॉब्लम, व्यक्ति का है तो केस वर्क, ग्रुप का है तो ग्रुप वर्क, कम्युनिटी का है तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी का है सोशल एक्शन। ओके, इस तरह का ये डिवाइडेशन यहाँ पर मेथड्स ऑफ सोशल वर्क का ये किया गया है। नाउ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, इसकी आवश्यकता क्या है, जो धर्माधिकारी मैडम ने अपने वक्तव्य में कहा। एक बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कुछ नई बात नहीं, कि जहां पर भी व्यक्ति है वहां पर प्रॉब्लम है ही है। एक स्टूडेंट हमारे पास आए थे कि सिविल लाइन्स की एक लोकेलिटी थी, वहां पर उनका फीडबैक था कि सर वो सिविल लाइन्स के आजू-बाजू में ये कम्युनिटी है और वहां पर तो अपना सोशल वर्क करने का कोई चांस नहीं। आपका आंसर क्या होना चाहिए? फिर से वही ध्यान में रखो, जहां पर व्यक्ति वहां पर प्रॉब्लम। नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स मे डिफर, समस्येचं स्वरूप हे वेगळं असेल। लोकांकडे गडगंज पैसा आहे, यानी लोग पैसों के बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन नींद आती है, इंसोम्निया, निद्रानाश, ये गरीबों की प्रॉब्लम नहीं है। नींद ना आना, गरीब लोग जो सोते हैं निश्चित होकर के सोते हैं, ओके, लेकिन अमीरों को जनरली देखा गया है कि उनको नींद आती नहीं, निद्रानाश जिसको बोलते हैं, ओके। तो नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, लेकिन जहां पर व्यक्ति है वहां पर प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो ये एक मान्यता है, wherever human being there is a problem। और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है? इनइक्वालिटी है, असमानता है, सफरिंग्स, मेंटल ट्रॉमा, स्ट्रेस होगा, वरीज होगी, टेंशंस होंगी, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, गरीब और श्रीमंत इनमें जो गैप है वो होगी, इंडस्ट्रीज हैं, ओके। उसके बाद बैरियर्स फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया में बहुत सी बाधाएं इन लोगों को आती हैं। ये कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ओके। और इसीलिए मैंने कहा है कि पर्सन प्लस प्रॉब्लम इज इक्वल टू प्रोफेशनल सोशल वर्क। यानी व्यक्ति, उसके साथ उसका प्रॉब्लम, वहां पर आप लोग पिक्चर में आते ही आते हैं, ओके। वो आपका डोमेन है which requires a different kind of your expertise, ओके। आपकी स्किल्स, आपकी वैल्यूज, आपका नॉलेज, आपकी टेक्निक्स, ये सारे काम कब आते हैं? जब प्रॉब्लम होगा, यानी व्यक्ति है, व्यक्ति का प्रॉब्लम, वहां पर प्रोफेशनल सोशल वर्कर ये आएगा ही आएगा, ओके। तो इस तरह का नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क। नेक्स्ट, अभी थोड़ा एडवांस स्टेज में हम जा रहे हैं, ओके। अभी हमारा जो प्लेन है थोड़ा ऊपर में हो गया है, उसके बाद फिर हम लैंडिंग की तरफ जाते हैं। चैलेंजेस इन 21st सेंचुरी, कौन कौन सी चैलेंजेस हैं? Which are the new areas to deal with?
इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू पहले नहीं था, डेवलपमेंट टाइम तो मानवीय तस्करी। आपको सभी को पता है कि लड़कियों को, बच्चों को, नागपुर में अभी 10-15 दिन पहले एक केस आया ओडिशा साइड में कि वहाँ पर अथर्वलंगी का वो केस था। वहाँ पर एक कपल ने अपने घर में एक 10 साल की छोटी बच्ची को 50,000 में उन्होंने खरीदा था। ओके, और वो लड़की को 10 साल की लड़की घर के सारे काम करने के लिए उसको बताया गया था, और नहीं किए तो उसको जबरदस्त मारपीट होती थी। इवन उसके पूरे शरीर पर वो जो मिस्टर थे वो सिगारेट पीते थे, तो सिगारेट के चक्के वो जख्म उनके पूरे शरीर में तो लड़की, वो जब कहीं बाहर गए थे तो वो लड़की को विंडो से बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी, तो आजू बाजू के लोग वहाँ पर जमा हो गए और उन्होंने जबरदस्ती वो दरवाजा तोड़ा। तोड़ करके देखा तो वो 10 साल की लड़की पूरा जैसे जख्मों से भरी हुई। ओके, और इस तरह फिर मुकेश्वर पुलिस में वो केस दिया गया। बाद में ध्यान में आया पूरा केस कि उस बच्ची को कोरोना से पहले 50,000 में किसी से खरीदा गया। आंध्र प्रदेश इसके लिए बहुत नोटोरियस है। ओके, मानवीय तस्करी के लिए। तो बच्चों को, लड़कियों को फ्लैश मार्केट में आपको पता है कि लड़कियों को नेपाल से लाया जाता है, कहाँ से लाया जाता है। ये भी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नया ही प्रॉब्लम हमारे सामने जो खड़ा हुआ है। यानी 21वें सदी के चैलेंजेस हमारे आगे। नेक्स्ट है कम्युनल टेंशंस। आए दिन आप देखते हैं कि कम्युनल टेंशंस बहुत बढ़ गए। ये स्टार्टिंग हो गया, जला डाला, ये बस जला डाला, ये बस्ती जला डाली। ये कम्युनल टेंशन जो है धर्मों में भी बहुत प्रकार बढ़े। ये नया चैलेंज है आपके लिए। ओके, यानी कौन कौन से एरिया में आपका इंटरवेंशन नाउ इम्पोर्टेंट कि दीज आर द एरियाज। ओके, देन कम्युनल टेंशन में डिजास्टर्स या तो नेचुरल कैलेमिटीज। आप देखते हैं कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हमारे देश में ये तो डिजास्टर्स की संख्या बहुत बढ़ गई। अभी वो कौन सा एक चक्रवात आकर के गए गुजरात और राजस्थान में 2 महीने पहले, बहुत बड़ा एक चक्रवात आकर के गए गुजरात में। ओके, तो इनकी संख्या काफी बढ़ते जा रही है। सुनामी का नाम हमने जिंदगी में कभी सुना नहीं था, लेकिन सुनामी हमने सुना भी और देखा भी, क्या हैवॉक उसने क्रिएट किया। तो वहां पर प्रोफेशनल सोशल वर्कर का इंटरवेंशन ये हमारे लिए नया चैलेंज है, जहां पर इवैक्यूएशन में नहीं है, रिहैबिलिटेशन में आपका हमारा रोल यानी प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स का ये नया चैलेंज है हमारे लिए। डिजास्टर से तो नेचुरल कैलेमिटी, उसके बाद में एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज या तो ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता होगा 6 सितंबर, अभी 2-3 दिन पहले गए, 6 सितंबर दिल्ली का तापमान 40.1 सेल्सियस रेनी सीजन में गया। रेनी सीजन में 40.1 सेल्सियस टेम्परेचर। सारे दिल्ली के लोग पसीना पोछना, यानी कैसा कैसा लग रहा है, बच्चे यानी अस्वस्थ हो जाना, इस तरह का। तो जब वो आंकड़ा देखा गया कि आफ्टर 1948 के बाद सितंबर में ये पहले बार ऐसा हुआ कि दिल्ली का ये जो टेम्परेचर है वो 40.1 सेल्सियस तक गया। आप देखते हैं कि यूएसए में, यूरोप में, चाइना में, आजू बाजू के देशों में, श्रीलंका में, जहां वहां फ्लड कर रहा है, जंगलों में आग लगी है।
एल नीनो करके आपने सुना होगा कोई यदि क्लास में एनवायरमेंटल सब्जेक्ट में एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं, इसकी जानकारी लो, जिसमें समुद्र का जो टेम्परेचर है वो 2 सेल्सियस से बढ़ जाता है, जो आपका लेवल जो है। और आपको पता होगा ये जब टेम्परेचर बढ़ा तो सारा हैवॉक क्रिएट कर देता है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ओके, और ये एल नीनो इफेक्ट के कारण किसी डिस्ट्रिक्ट में भरपूर मात्रा में वर्षा, और वही मराठवाड़ा में वहां की सारी नदियां सूखी पड़ी। नागपुर डिस्ट्रिक्ट की जितने भी डैम्स है वो नियर बाय 100% पहुंच गए हैं, लेकिन मराठवाड़ा सोलापुर आप देखिए कि वहां क्या चित्र है, दुष्काल। ये स्थिति क्यों दिख रही है आपको? अगेन क्लाइमेट चेंज। ओके, और ये क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए इट रिक्वायर्स अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। ये एक नया एरिया है, टाटा इंस्टीट्यूट में इसके लिए अलग से स्पेशलाइजेशन है। ओके, टू डील विद ये एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज या तो ग्लोबल वार्मिंग। अभी जो G20 का जो चल रहा है दिल्ली में, उसका थीम ही ये क्लाइमेट चेंज पर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चल रहा है, LGBTQ, ये इसके बारे में पिछले मैंने इसमें आपको जानकारी दी थी। ये एक नया ग्रुप है, नया कम्युनिटी है कि जिसके ऊपर आपको काम करना, ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है। ओके, ये एक नया एरिया है हमारे लिए। चेंजिंग मैरिज एंड फैमिली सिस्टम्स, आप देखते हैं कि जो हमारे बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशंस है ना, मैरिज और फैमिली, इसमें बहुत जबरदस्त बदलाव आ रहे हैं। मैंने ब्रैकेट में लिखे सिंगल पेरेंट फैमिलीज, ठीक है। इसके बाद डिंग फैमिलीज, डिंग यानी डबल इनकम नो किड्स, डिंग फैमिलीज। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, दोनों ने शादी की है, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, हम कोई भी इशू नहीं करेंगे। दैट इज फॉर दी डिंग फैमिली। ये नया चैलेंज है जो हमारे बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। देन लिव इन रिलेशनशिप काफी कॉमन है। ओके, उसके बाद सेम सेक्स मैरिजेस के बारे में नया एक चल पड़ा है। ये भी हमारे लिए आपके लिए एक चैलेंज है इसको डील करना। हाउसिंग स्कीम्स और ओल्ड एज, जैसा हम कहते हैं कि दिन दिन ये ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं, वैसे इनके लिए हाउसिंग स्कीम्स भी बढ़ रहे हैं वृद्धों के लिए। ये अच्छे समाज का द्योतक नहीं है। ओके, ये एक हमारे लिए काफी चैलेंज है, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत के टोटल पॉपुलेशन का 7% ये ओल्ड एज में है, वृद्धों की संख्या। जापान 28%, सबसे यंग कंट्री भारत को कहते हैं, लेकिन भारत में अभी भी 7% है। लेकिन अभी से ही गवर्नमेंट के पसीने छूट रहे हैं। क्यों? जितने ज्यादा लोगों को पेंशन देना पड़ेगा उतना हमारा इकोनॉमी खड्डे में जाएगा करके अपनी बात निकल रही है। तो ये बड़ा चैलेंज है कि इन वृद्धों की देखभाल कैसे करना है। ओके, ये आपके आगे बहुत बड़ा चैलेंज है। डिजिटल मैरिजेस, ऑनलाइन मैरिजेस, ओके, ये तो हमारे लिए भी बहुत ही नया है। शायद आप हैबिचुअल हो जाएंगे कि आप डिजिटल मैरिजेस, यानी ये कहना है कि एक यूरोप में रहता है, विशेष उसकी इंडिया में है,
सारा ऑनलाइन जो सिस्टम है वो ऑनलाइन होता है। ओके, साथ तेरे भी वो मोबाइल के आगे पीछे करते हैं क्या पता नहीं, लेकिन डिजिटल मैरिज की केसेस बढ़ रही हैं। डिजिटल मैरिज का परिणाम आपको आगे आने वाले कुछ वर्षों में जरूर दिखेगा, यानी दिखेगा। शादियां पहले तो लड़कियां देखने के लिए जाना है तो लड़के देखने के लिए जाना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था। पोहे खाना, वो पोहे खाने का विवाद बहुत फेमस है। वो तभी पोहे नहीं, कांदे पोहे। ओके, उसमें अभी जिनको ये कांदे पोहे बहुत पसंद है उनका तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। ओके, कोई लड़कों ने तो 25-30 प्लेट पोहे की खा डाली, लेकिन लड़की का एक हुई नहीं। ये भी है उसका सॉल्यूशन, अभी ये डिजिटल मैरिज में निकल रहा है। शादियां अभी शादी.com पे फिक्स होती हैं। शादी.com में क्या क्या है, बहुत कुछ है। मैट्रिमोनी, हाँ यस, वेरी गुड। ऐसी शादियां हो रही है जितनी जल्दी जुड़ती है उतनी जल्दी ये एक नया चैलेंज है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट है कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030, ये सभी को नॉलेज करके पढ़ना है, समझना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विश्व में यूनाइटेड नेशंस ने ये गोल्स सभी देशों के लिए रखे। ओके, और ये कब तक चलने वाले हैं, 2030 तक। 2001 से 15 तक गोल सेट किए गए थे। उसके आगे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल्स की बात करते हैं, ये क्या है आप इसके बारे में पढ़िए। स्किल बेस्ड न्यू करिकुलम NEP 2020 नवीन शैक्षणिक धोरण आले हैं जो स्किल बेस्ड है। ओके, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। इसके कारण जो प्रॉब्लम आने वाले हैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम को भी आपको डील करना है। ओके, इसीलिए ये चैलेंजेस 21वीं सेंचुरी में इसको रखा गया है। ग्लोबल इकोनॉमी, देन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये बहुत, इन चीजों को हम इतना नजरअंदाज करते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी से मुझे क्या लेना है। जागतिक अर्थव्यवस्था, डिजिटल करेंसी का आपको आदत पड़ गई है, फोन पे और वो क्या क्या है उसका बहुत बार तो आप 2-2 महीने 4-4 महीने 1-1 साल बैंक में जाते हैं, रेगुलेशन कम है बैंक में, बहुत ही अक्सर गुजर गए, हम जाते ही। तो ये डिजिटल जो इकोनॉमी है ना, ग्लोबल इकोनॉमी, इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो सोशल फैब्रिक है, जो सोशल सिस्टम्स है, वो सारे सोशल सिस्टम में ग्लोबल इकोनॉमी के कारण चेंज आ रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG। इसके कारण बहुत से बदलाव आ रहे हैं, इसमें अभी कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। ओके, ये चैलेंज है हमारे लिए। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, भारत के बाजू वाला देश क्या चल रहा है, श्रीलंका में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, नेपाल में क्या चल रहा है, भूटान में क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, मैं ये कहूँ चाइना में क्या चल रहा है, कि मैं अच्छी नींद से सोता हूँ, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, बहुत गलत। सारे विश्व में क्या चल रहा है वो यदि देखना है तो दैट इज कॉल्ड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आपको स्टडी करना बहुत आवश्यक है। और उसके लिए आप थोड़ा BBC हिंदी जो रेडियो सर्विस है ना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंड, BBC हिंदी, सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसका
सीधा परिणाम सोशल सेक्टर में पड़ता है, हमारे सोसाइटी में पड़ता है, उसको जानना समझना बहुत आवश्यक है। न्यू स्पेशलाइजेशंस इमर्ज हो रहे हैं, उनके कारण ये सारे चैलेंजेस के कारण, और नेटवर्किंग विद गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज, नेटवर्किंग इन संपर्क, इनके साथ विद कोलैबोरेशन आपको काम करना बहुत आवश्यक है। इन आइसोलेशन यू कैन नॉट फंक्शन, यू टेक इट फ्रॉम, एक अकेले में आप करना बहुत बहुत मुश्किल। यू शुड हैव नेटवर्किंग विद जियो और एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, और जिसके कारण कि आपका जो सर्विसेज का जो स्कोप है, दायरा है, वो क्या लेकर के जाना बहुत आवश्यक है। लोकल टू ग्लोबल, ओके, लोकल टू ग्लोबल, जहां पर जिसका शॉर्ट नाम हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल। ओके, हमारा अप्रोच, हमारी स्ट्रेटेजी और रीच ऑफ सर्विसेज ये लोकल लेवल पर जाना बहुत आवश्यक है। यदि मैं लोकल की बात कर रहा हूँ तो यू शुड इक्विप विथ ऑल द स्किल सेट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, ये कोर है, तब जाकर के आप लोकल के लिए यू प्रिपेयर योरसेल्फ। हाँ, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा नहीं, जब आप एग्जाम लेकर के सिर्फ चैरिटी सोशल वर्क, फिलैंथ्रोपिक सोशल वर्क, ह्यूमैनिटेरियन सोशल वर्क, भक्ति मार्ग सोशल वर्क, वेलफेयर मॉडल सोशल वर्क, वॉलंटियरी सोशल वर्क, these are the models of social work। और उसके राइट साइड में लिखा है कि it don't require any kind of training as such। जितने भी सोशल वर्क के मॉडल्स हैं ऊपर के, चैरिटी सोशल वर्क, फिलैंथ्रोपिक, ह्यूमैनिटेरियन, भक्ति, वेलफेयर मॉडल सोशल वर्क, वॉलंटियरी सोशल वर्क, इसके लिए कोई भी प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आप क्लास में बैठे होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। अभी उसके नीचे देखिए, प्रोफेशनल सोशल, जिसका आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। देन रेडिकल सोशल वर्क, ये कुछ नए मॉडलिटी है सोशल वर्क की। देन रेमेडियल सोशल वर्क, राइट बेस्ड सोशल वर्क, स्ट्रेट बेस्ड सोशल वर्क, एविडेंस बेस्ड सोशल वर्क, these are the branches of social work। क्या है ये? शाखाएं, किस चीज की? प्रोफेशनल सोशल वर्क की ये अलग अलग नई शाखाएं हैं। these are the new branches of professional social work, जिसमें रेडिकल, रेमेडियल, राइट बेस्ड सोशल वर्क, स्ट्रेट बेस्ड सोशल वर्क, एविडेंस बेस्ड सोशल वर्क, डेवलपमेंटल सोशल वर्क, विकासवादी। ओके, जहाँ पर हम विकास के जो प्रकल्प हैं उसी पर फोकस करते हैं। ये भी स्पेशलाइजेशन कुछ कॉलेजेस में आपको दिखाई देता है। एम्पावरमेंट बेस्ड सोशल वर्क, एम्पावरमेंट यानी सक्षम, है ना, सशक्तिकरण, वेरी गुड। तो उसके आधार पर भी एक सोशल वर्क की ब्रांच है। पॉलिसी एडवोकेसी सोशल वर्क, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ये एक स्पेशलाइजेशन आपको दिखाई देता है कि पॉलिसी एडवोकेसी सोशल वर्क। देन डिजिटल सोशल वर्क करके नया ब्रांच निकला है, जो लोकल अप्रोच से जो चलता है, और हमारे 30 में भी ये डिजिटल सोशल वर्क की ब्रांच आपको दिखाई देगी। सस्टेनेबिलिटी मॉडल ऑफ सोशल वर्क, और हाँ, जो रिसेंट है वो इंक्लूसिव मॉडल ऑफ सोशल वर्क, जो 35-year प्लान जो हो चुका है उसमें ये टर्मिनोलॉजी है। ओके, इंक्लूसिव यानी सर्वसमावेशक, सभी वर्गों को साथ में लेकर के आगे जाने की बात वो वहाँ पर की गई है, इंक्लूसिव मॉडल ऑफ सोशल वर्क।
इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एलजीबीटीक्यू इसके तरह से अलग नए नए तरह के स्पेशलाइजेशन आपको कोई कोई इंस्टीट्यूट्स में दिखाई देते हैं। तो दीज आर सम न्यू एरियाज ऑफ सोशल वर्क। आप में से कुछ हो सकते हैं कि जो दे कैन एस्पायर फॉर दिस न्यू काइंड ऑफ सोशल वर्क ब्रांचेस। ओके, ये भी हो सकता है। हाँ, लेकिन राइट साइड में मैंने क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग मेथड्स आस्क टेक्निक्स स्किल्स एंड कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म। जितने भी नीचे के जो है ना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। ओके, यानी स्पेशलाइज्ड होती है, इसकी बहुत आवश्यकता है। ये भी आपको लिस्ट यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की है। हर एक स्किल एरिया, इसके लिए एक एक दो लेक्चर्स की आवश्यकता होगी। सिर्फ आप नोट डाउन कीजिए। SWOT एनालिसिस, SWOT, सेकंड है PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल, या उसको PLA, पार्टिसिपेटरी लर्निंग अप्राइजल, ये एक स्किल एरिया है दूसरा। थर्ड है नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की स्पेशल कोचिंग चलती है। फोर्थ है डिजिटल एम्पावरमेंट। आपको सिर्फ अभी आगे बैठ करके नहीं, लेकिन आपको डिजिटली सोशल वर्क प्रोफेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये नया स्किल इमर्ज हुआ है। 5 है क्राउड फंडिंग। ये जो आप में से कोई यदि सोशल एनजीओ से जुड़े हुए होंगे तो दे नोज इट वेरी वेल व्हाट इज क्राउड फंडिंग। 6 है एडवोकेसी, जन वकालत। 7 जो एरिया है वो प्रपोजल राइटिंग। बहुत ही स्पेशल एरिया है ये प्रपोजल राइटिंग का। हर एक के बस की बात नहीं है, बट यू कैन डेवलप इट। हर एनजीओ को ये एक्सपर्टाइज चाहिए ही चाहिए होती प्रपोजल राइटिंग। ओके, आपको डेवलप करने के लिए काफी अच्छा एरिया है। 8 है पॉलिसी एनालिसिस। जितनी भी नई पॉलिसीज बनती हैं उसको एनालाइज करने की, जैसा कि एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसका एनालिसिस आपने से कोई एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं। तो नंबर 8 पॉलिसी एनालिसिस। नंबर 9 सोशल ऑडिट। यू विल बिकम अ सोशल ऑडिटर। ओके, यानी कोई एक गवर्नमेंट स्कीम का ऑडिट करने वाला, ठीक है, सोशल ऑडिटर, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। ये काफी चैलेंजिंग एरिया है। 1000 में कोई होगा, 10,000 में कोई एक होगा जो सोशल ऑडिटर बनेगा, लेकिन इसकी शुरुआत आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 9 प्रॉब्लम सॉल्विंग का बेसिक स्किल एरिया है। ओके, उसके बाद प्रेवियन मैनेजमेंट, प्रेवियन कैसे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट है फोटो एनालिसिस। फोटो एनालिसिस ये एक अलग तरह का स्किल एरिया है कि जहाँ पर जैसा बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप सुनते होंगे कि किसी को देख करके, किसी का बॉडी देख करके या तो फेशियल एक्सप्रेशन देख करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में उनकी एक्सपर्टाइज होगी। ओके, यानी देह बोली जिसको बोलते हैं ना, तो वो एक स्किल एरिया है। वैसा ही फोटो एनालिसिस है कि फोटो देखकर, सिग्नेचर्स देख करके, आपकी हैंडराइटिंग देख करके आपकी पर्सनैलिटी क्या है ये जज किया जाता है। व्यक्ति में प्रॉब्लम है कितना है, इंटेंसिटी क्या है, ये सिर्फ आपके हैंडराइटिंग देख करके, उसका फोटो देख करके पहचाना जाता है। आपकी सिग्नेचर, बार बार कहते हैं कि आपका सिग्नेचर या आपके पर्सनैलिटी का मिरर है। जो यानी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी उसी से जज करते हैं। वैसे फोटो एनालिसिस का काफी यूनिक एक स्किल एरिया है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है माइक्रो प्लानिंग, सूक्ष्म नियोजन मतलब। प्लानिंग के बारे में तो हमने काफी कुछ सुना है, बट नाउ इट्स अ माइक्रो प्लानिंग
स्किल एरिया, ओके, सूक्ष्म नियोजन। देन रिसर्च की संशोधन की काफी बार एनजीओ से रिकॉग्निशन आती है। नहीं, जिवेंद्र मैडम को पता होगा कि रिसर्च करने वाले अच्छे बच्चे थे, ओके, लेकिन आपका एप्टीट्यूड डेवलप करते ही नहीं आप कि रिसर्च एरिया एक ऐसा निग्लेक्टेड एरिया है कि जिसमें आप अपनी एक्सपर्टाइज बढ़ाइए और उसके रिजल्ट एज अ करियर करके देखिए। बहुत अच्छा करियर वो आपका डेवलप हो सकता है। तो ये रिसर्च स्किल। नेक्स्ट इज काउंसलिंग स्किल, इसका प्रचलन अभी काफी ज्यादा चल रहा है, ओके, काउंसलिंग का। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। आप प्रेजेंटेशन स्किल में कितना एक्सपर्टाइज आपकी है, इसके बारे में मैंने कहा था। एआई स्किल अभी इसमें जुड़ चुका है, उसके हेल्प से आप आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा बढ़ाते हैं ये जरूर एक्सपर्टाइज होना आवश्यक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग डिजाइन, प्रशिक्षण कैसा आप मैनेज करते हैं और उसको प्लान करते हैं, उसका डिजाइन कैसा करते हैं। नेक्स्ट इज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये एक नया एरिया खुल पड़ा है जहाँ पर सीएसआर ट्रेनर करके एक नया टर्मिनोलॉजी अभी आया है, जो एक्सपर्ट जो है वो सीएसआर ट्रेनर्स करके आए हैं। तो आप में से कोई भी शायद ये एक एरिया लेते हैं। 19th है लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस, LFA। एनजीओ सेक्टर में इसका बहुत बोलबाला है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके इंटरव्यू में आप यदि अपीयर होंगे और ये इंटरव्यू जाने के बाद इफ यू टोल्ड देम कि my expertise in LFA, लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस, नहीं आपके नाम के आगे टिक मार्क हुआ तो देखिए, मैं 100% आज ही बोल रहा हूँ, ओके, बट यू शुड डेवलप एज अ स्किल एरिया, एज अ एक्सपर्टाइज, ओके। तो ऐसे ही 90 यहाँ पर ये नेक्स्ट बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बहुत बार जब एनजीओ में हम काम करते हैं, जो हमारा सेक्टर है करियर का, वहाँ पर हमें ये बजट कैसे बनाना है, बजट से कुछ लेना देना हमारा नहीं है, हमें कुछ सिखाई गया नहीं है। रिकरिंग एस्पेक्ट क्या है, नॉन रिकरिंग एस्पेक्ट क्या है, उसको मैनेज कैसा करना है, दैट रिक्वायर्ड बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल, ओके। ये आपको वो करके डेवलप करना है। मैं सिर्फ आगे के 2-4 साल देख रहा हूँ मैं आपके लिए, ओके, और इस दृष्टिकोण से सारे एरिया निकाले गए हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, ये जैसा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का नया एरिया अभी सामने आया है, वैसा एनजीओ मैनेजमेंट का एक नया एरिया सामने आया है, एनजीओ मैनेजमेंट, ओके। वो एक एक्सपर्टाइज का एरिया है आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस में। देन डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट्स की पोस्ट निकलती है, वो क्या है आपको रिपोर्ट टाइपिंग इसमें आपको बताया जाएगा, लेकिन ये स्किल एरिया है डॉक्यूमेंटेशन का, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट इज मीडिया एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। इसमें आप लोग तो महारत रखते हो कि सोशल मीडिया में, लेकिन स्टार्ट राइटिंग, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कुछ लिखना शुरुआत करो, जिसमें नया जो है वो ब्लॉग राइटिंग का एक नया एरिया आया है। नाउ देयर आर प्रोफेशनल ब्लॉग राइटर्स, एनजीओ के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्रोफेशनल ब्लॉग राइटर्स, वो एक नया पोस्ट निकला है। क्या वो रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं? आपके क्लास के कुछ हो सकते हैं कि जो ब्लॉग राइटर करके आगे आएंगे, ये स्किल डेवलप करेंगे, पक्का कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये नया एरिया करके आपको बताना की आवश्यक है। कुछ बातों के बारे में आप ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। वन पब्लिक एजुकेशन,
उसके नीचे RTI, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जनहित याचिका, ये कोर्ट में दायर की जाती है, लेकिन इसके लिए वकील होना ही आवश्यक नहीं है, एडवोकेट होना ही आवश्यक नहीं है, आपने LLB होना आवश्यक नहीं है। यू शुड डेवलप दिस पर्टिकुलर स्किल। हम ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसके लिए बोल रहे हैं? डाउन ट्रॉडन के लिए, जो वंचित, जो ग्रुप है उनके लिए, ओके, जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए। और ये यदि डेवलप हो गया ना तो आपके पास एक नया वेपनरी होगा, आयुध जलावंत, ओके। उसके नीचे और एक आयुध वेपनरी आपके जेब में रखी गई है, वो है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट। इनको नाम क्या दिया गया है? RTI एक्टिविस्ट। और जितने भी एक्टिविस्ट हैं नागपुर में, पूना में, मुंबई में, वो सारे एमेच्योर्स हैं, नए हैं, लेकिन ये RTI का एक्ट ट्राई करते हैं। आप प्रोफेशनल RTI एक्टिविस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया, ओके। तो ये RTI का इसका भी नॉलेज होना इस स्किल का बहुत आवश्यक है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट या तो नीड असेसमेंट जिसको कहते हैं, जैसा मैंने वहाँ पर TRI बताया था, वैसा एक नीड असेसमेंट का बहुत अच्छा एक स्किल एरिया है, वो डेवलप करना बहुत आवश्यक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इस बात होती है। इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, कोई प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करना, उसका मॉनिटरिंग करना, अगेन इट रिक्वायर्स एक्सपर्टाइज, हर एक के बस की बात नहीं है। यू शुड डेवलप इट एज अ प्रोफेशन, यू शुड डेवलप इट एज अ योर करियर, ओके। आपको बहुत प्रोफेशनल एरिया में काम आएगा आपके करियर के लिए कि आप इवैल्यूएशन या तो मॉनिटरिंग करने वाले एक्सपर्ट है। NGO मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया है। हाँ, सोशल इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है कुछ इसके बारे में। सोशल इवेंट मैनेजमेंट ये और से नया एरिया है कि NGOs के लिए, सोशल वर्क कॉलेजेस के लिए जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम कौन करते हैं? सोशल इवेंट मैनेजर्स। हमारे कॉलेज के कुछ विद्यार्थी, मुझे भी काफी नया था वो, कि वो बहुत से इवेंट्स यहाँ वहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फर्म के लिए वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ओके। और ये नया एरिया आपके लिए खुला है। आप जो देखते हैं ना कि जहाँ वहाँ सोशल वर्कर की पोस्ट है, भरो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर भरो, फील्ड ऑफिसर भरो। उसके अलावा ये मैंने कुछ एरिया यहाँ पर इयरमार्क किए हैं आपके करियर के लिए, और ये सारे स्किल एरिया ऐसे हैं जो 1000 तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन 10,000 लाखों में हर एक नहीं होगा। मैं दिक्कत दे दूँ, सिर्फ सीरियसली लेकर के यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आप कभी तो याद करना फिर, ओके, कि इस तरह का कुछ हमें डेवलप करना है। सोशल इवेंट मैनेजमेंट यानी सिर्फ ये इवेंट नहीं है, तो कौन सी इवेंट नहीं है? सोशल नेचर, ओके। नेक्स्ट, मैनेजिंग कैंपेन्स एंड सोशल मूवमेंट्स। नागपुर का जो संविधान चौक इसलिए फेमस है, सोशल इवेंट्स एंड फॉर दी सोशल कैंपेन्स। सभी को पता है संविधान चौक नागपुर का हर शहर में ऐसा एक पॉइंट रहता है। आपको शायद पता होगा कि ये सारे इवेंट्स ना, सोशल मूवमेंट्स का मैनेजमेंट होता है, इसको मैनेज किया जाता है, इसको प्रोफेशनली रन किया जाता है।
कैसा कोई सोशल मूवमेंट एक दिन में फेल हो सकता है और कैसा कोई सोशल मूवमेंट ये 3 महीने 6 महीने 1 साल तक कैसा चलाया जा सकता है, इसका मैनेजमेंट है। और मैनेजमेंट है इसका मतलब इसके पीछे आपका ब्रेन है। कौन सा? ये मैनेजिंग कैंपेन्स और मैनेजिंग सोशल मूवमेंट्स आपकी एक्सपर्टाइज है। ठीक है, लिटरेचर क्या, कैसे चलाना है, किनको बुलाना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे सॉन्ग्स का उपयोग करना है, ये सारी बातें। नहीं, नेक्स्ट। ठीक, हाँ, अभी हम टूवर्ड्स एड आ चुके हैं। ये सारी बातें आपको बताने के पीछे का उद्देश्य ये था कि ये जो मैंने 4 बातें यहाँ पर लिखी हैं, these are the goals for your career। कौन कौन सा है? नंबर 1, you will become a social engineer by combining all these skill sets, all these knowledges, all these new challenges। आप कौन बनेंगे? सोशल इंजीनियर बनेंगे। ये आपका टारगेट नंबर 1। नंबर 2, यू विल बिकम अ सोशल सेक्टर लीडर। हमारा सेक्टर कौन सा है? सोशल सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, तो इट इज अ सोशल सेक्टर। तो हमें क्या बनना है? सोशल सेक्टर लीडर। थर्ड जो है चेंज एजेंट, यानी समाज में बदलाव लाने वाले हम लोग बनने वाले हैं। ये हमारा तीसरा उद्देश्य है। ये सारा सीखने के पीछे ये जो सारा प्रोफेशनल सोशल वर्क बताने की कोशिश की ना, वो आप चेंज एजेंट बनेंगे, यानी आप एक जरिया बनेंगे किसी के लाइफ में चेंज लाने के लिए। वो व्यक्ति हो, वो ग्रुप हो, वो समुदाय हो या वो समाज हो। ओके, ये थर्ड टारगेट है, गोल है आपके आगे। और नंबर 4 थी सोशल एंटरप्रेन्योर, सामाजिक उद्यमशीलता, सामाजिक उद्यमी। ऐसे कुछ एंटरप्राइजेस आप ढूंढ निकालेंगे कि जिसके आधार पर आप खुद क्या कहलाएंगे? सोशल एंटरप्रेन्योर। हर इसमें सोशल वर्ड आया है, सोशल वर्ड आया तो आप वहां पर है ही। प्रोवाइडेड यू शुड इक्विप योरसेल्फ विथ ऑल द प्रोफेशनल सोशल वर्क एंड द रिलेटेड नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स, जो कि अभी तक बताया गया। हाँ, ये यदि 4 टारगेट फुलफिल हमें करना है तो किन बातों की जरूरत है? हमें पैशन चाहिए। ओके, नंबर 2, हमारे पर्सनैलिटी में वो मॉरल वैल्यूज चाहिए, जो 6 मॉरल वैल्यूज की लिस्ट आपको बताई गई, एथिक्स के बताए गए, वो चाहिए। थर्ड है लॉयल्टी चाहिए। ओके, यू शुड बी अ लॉयल पर्सन। उसके बाद परसुएशन और कमिटमेंट, यानी कोई भी एक चीज को हाथ में आपने लिया, जब तक वो खत्म नहीं होगी, टारगेटेड आपका अचीव नहीं होता है, तब तक आप छोड़ेंगे नहीं। परसुएशन। नेक्स्ट लॉन्जेविटी। लॉन्जेविटी है, हम उनकी बात कर रहे थे मैडम और मैं, कि आजकल जितने भी इंडिविजुअल हमारे कॉलेज में आ रहे हैं, जैसे सर ने वो एजेंसी सुपरवाइजर्स की मीटिंग ली है, वो क्या कह रहे हैं कि आजकल जो एमएसडब्ल्यू ट्रेनिंग लिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो सारे बेकार हैं। They are not serious about their job. They are not serious about their
दिस ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही वो कहते हैं ना तो बहुत पेन। हम ये जानते हैं कि देयर इज अ जनरेशन चेंज, ओके, और आपका एप्टीट्यूड मेरे एप्टीट्यूड से मैच होगा आवश्यक नहीं। हाँ, उल्टा ये भी हो सकता है कि मुझसे अच्छा एप्टीट्यूड आपका हो जो इस प्रोफेशन को मैच करता हो, ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो फीडबैक आ रहा है एनजीओ से वो बहुत गलत कर रहा है। मैं किस बात के बारे में कर रहा हूँ? मैं पैशन की बात की भी बात कर रहा हूँ। वो पैशन ही नहीं, वो मॉरल वैल्यू, क्योंकि एक हमारे बीच के जो स्टूडेंट है उन्होंने वो एनजीओ का जितना भी डेटा है वो चुरा करके वो लेकर गए, उनके ध्यान में आया एनजीओ के ध्यान में आने के बाद झट से उन्होंने कॉलेज में फोन किया प्रिंसिपल, कल्चरल सुपरवाइजर, कि उनका कंप्लेंट ये था कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट जो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि इस तरह का डेटा तो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, वो तो छोड़ दो इंपॉर्टेंट था नहीं था, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हमने विदाउट देयर परमिशन, हम किसी का फोटो भी लेते हैं ना तो एटिकेट्स क्या कहते हैं, डिजिटल एटिकेट्स, कि हमने उनका परमिशन लेना चाहिए। तो वो मॉरल वैल्यूज कि मॉरली हम कहां तक खुद को मजबूत बना रहे हैं। ओके, परसुएशन मैंने उसका बताया, कोई भी एक नाम लेकर के हाथ के बाहर करना। लॉन्जेविटी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 2, 3, 4, 5 साल तक टिके रहे, लॉन्जेविटी। ज्वाइन किया 15 दिन हो गए, भाग ज्वाइन किया, तीसरे दिन फोन हमें आ रहा कि क्या हो गया पता नहीं है, वो तो आ ही नहीं रहा, हमें भी जानकारी नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 3 दिन, 15 दिन छोड़ करके निकल जाना, इसको लॉन्जेविटी नहीं बोलते। ओके, तो आपने ये एक रिक्वायरमेंट आपके स्वभाव में होना बहुत आवश्यक है, जिसको बोलते हैं कि टिके रहना। हाँ, फेविकॉल का ऐड देखा ना, छोड़ो मत पकड़े रहो करके, तो भी है। और बड़े मजेदार उनकी एक बार चिपक गया, शायद वो फेविक्विक का, तो वो एक बार चिपक गया तो वो निकलने का सवाल ही, फेविकॉल को मजबूत जोड़ जैसा होता है। तो इस तरह का ये लॉन्जेविटी आपके स्वभाव में होना बहुत आवश्यक है। और नंबर 6 है इंटेग्रिटी, लॉयल होना, जुड़े रहना। ओके, ये 6 बातों की आवश्यकता है यदि आपको ये जो ऊपर के जो गोल्स यदि अचीव करने हैं, तो आपको ये नीचे के जो बातें हैं वो आपको इंटरनलाइज करना बहुत आवश्यक है। बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बार बार फोकस में लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जस्ट यू ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल पर्सन, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनलिज्म। ओके, प्रोफेशनलिज्म में ये सारी बातें लाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, ये थोड़ा केयरफुली पढ़िए। Rather than your presence, it is important that who notice your absence. आप क्लास में हैं, सभी नोटिस करेंगे क्योंकि सभी को आंखें, लेकिन आप एक दिन कॉलेज में नहीं आए तो आपने खुद की पर्सनैलिटी ऐसी बनानी चाहिए कि 100 लोग आपको पूछने चाहिए कि फलाना फलाना स्टूडेंट आप आया क्यों नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। मैडम को ध्यान में आना चाहिए कि क्लास में आज ये नहीं है। वो
क्या नोटिस करना है? आपका प्रेजेंस नोटिस नहीं होगा तो आपका एब्सेंस नोटिस हो। उसके लिए आपको उस तरह का आपका पर्सनैलिटी बनाना पड़ेगा। आप रहे क्या नहीं रहे क्या कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आओ बे लड्डू जाओ बे लड्डू कैसे बोलते हैं जैसा आपका नहीं रहना किसी के लिए ये बहुत मायने रखेगा, रखना चाहिए। ऐसा पर्सनैलिटी आपको बनाना है। नीचे का देखो, यू कैन लव मी, you can get me, but you can't। आप गुस्सा कर सकते हैं मुझ पर, आप प्यार भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों भी करना आवश्यक है। लेकिन दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा पर्सनैलिटी आपको हमें बनाना बहुत बहुत आवश्यक है। और मैंने ये मुख्य तौर पर ये दोनों बातें यहाँ पर लिखने का कारण ये है कि यू आर इन सेंटर स्टेट ऑफ द होल यूनिवर्स। यू शुड फोकस ऑन योरसेल्फ। खुद से प्यार करो, खुद को पैट करो। पैट करने में खुद के पीठ पर आप हाथ दो, किसी की राह मत देखना। ओके, ये यदि आप करेंगे तो ये आपका एब्सेंस भी नोटिस होगा और आप इग्नोर भी नहीं होंगे। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पता है ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये एक डेमो। इसके बाद इनके लिए तालियां बजाई जाएगी। बताइए ताली बजाने में कंजूसी मत करो। ओके, और ये मेरे लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। ओके, चलो क्या दिखाई दे रहा है? इट्स अ डेमो ऑफ फोटो एनालिसिस। हाँ, एक डॉट दिख रहा है। इट्स अ होलो यूनिवर्स। आप कहेंगे कि चंद्रयान 3 तो ऊपर में गया, उसका कुछ ये प्रज्ञान लैंड रोवर वगैरह दिख रहा है, ऐसा कुछ होगा। लेकिन दिख तो एक ही डॉट रहा है। ओके, बैकग्राउंड ब्लैक है, उसमें एक वाइट डॉट। सफेद त्वचा पे यदि ब्लैक डॉट है तो उसको तिल बोलते हैं। काले त्वचा पे सफेद दाग होगा तो उसको सफेद दाग बोलते हैं, कोड बोलते हैं। डाउट किया जाता है, पर्सपेक्टिव का चेंज है। एक तरफ सौंदर्य की परिभाषा की है, काले त्वचा में सफेद त्वचा में काला दाग बहुत अच्छा दिख रहा है। दूसरे इसमें हम बहुत नेगेटिव यूज को देखते हैं, यहाँ पर काले पे सफेद दाग। ओके, इसका आंसर, ये फोटो एनालिसिस का आंसर। नेक्स्ट इसमें हम लेकर के कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? बस तबीयत से एक पत्थर उछाला जाता है। ये बार बार बहुत कॉमन शेयर कहा जाता है, लेकिन वो जो और बताया था ना इसके पहले भी, इसमें वो पूरा यूनिवर्स है, वहां पर पूरा अंधेरा अंधेरा है, लेकिन देयर इज अ होप आपके लिए। बस आपको करना क्या है? सेकंड लाइन उछाल करके तो देखो रिजल्ट क्या आता है, देखते ट्राई तो करो, लेकर सीख।
एक तो हाँ होगा या तो ना होगा। लेकिन आप आलसी है ऐसा तो नहीं होगा। ट्राई किया पर सक्सेस नहीं हुआ और बहुत बार फेल होने के बाद ही बहुत बड़ी गलती हमको मिलती है। प्रोफेशनल सोशल वर्क में यही बात है, बस फेल होते जाओ सीखते जाओ, फेल होते जाओ सीखते जाओ, और यही आपका बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। और ये जो ट्रेनिंग है ना 2 साल का पहले आपके आगे है, ये 2 साल में सारी एरिया आपको, या सारी कहने से मतलब ये है कि कोई 2-4 आप खुद के लिए हर एक में सिलेक्ट करके रख लीजिए कि मुझे सेमेस्टर 4 तक ये 3 स्किल एरिया, ये 4 स्किल एरिया मुझे डेवलप करनी है या नहीं करनी है। ट्रायल एरर, ट्रायल एरर, ट्रायल एरर, सीखते जाओ गलतियां करते जाओ, सीखते जाओ गलतियां करते जाओ। लेकिन 2, 3, 4 ऐसे कुछ स्किल एरिया का जो लिस्ट बताई उसमें से एरर मार्क कर सकते हैं आप खुद के लिए। ये 20-25 नहीं, मैंने तो सिर्फ स्कोप आपके आगे रखा है, लेकिन आपको यानी इसमें से कुछ चुनना बहुत आवश्यक है और आप करेंगे ऐसा मुझे अपेक्षा जरूर। और मैं चाहूँगा कि जब कभी मुझे मैसेज आएगा सुनने को मिलेगा तो ये बैच में से कुछ स्टूडेंट, और मैं स्किल भी पूछूंगा कि कौन सी वो स्किल्स है जिसमें आपने एक्सपर्टाइज डेवलप कर रहे हैं या तो किया है। ओके, और ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरों की खुशी में हमें खुशी मिलेगी, क्योंकि हम भी लर्निंग प्रोसेस में ही हैं, हम भी स्टूडेंट हैं, हम कोई टीचर नहीं है, लेकिन आपके साथ हम भी सीख रहे हैं। तो ये प्रोग्रेशन, ये जर्नी में हम भी आपके साथ हैं, हमें भी आप सिखाइए, हम आपको सिखाएंगे, इवेंट एक चलते रहेगा। और मेरी बातों के साथ आपने जितनी कैपेसिटी है वो सारी खोद करके निकालनी, हर एक में है। ओके, नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम हमारे ब्रेन का सिर्फ 3% यूज करते हैं, 97% हम क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो उसको उपयोग में लाइए। और ये जो प्रोफेशनल सोशल वर्क का जो ओवरव्यू, ये हमने जो क्विक जर्नी जो लिया ना, क्विक ट्रिक जो लिया, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और सॉरी मैं डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, गया भी नहीं और जाना नहीं था, सिर्फ आपको टेस्टर लगाने की ज़रूरत थी, मैंने वो लगाने की कोशिश की। फिलहाल वो टेस्टर ग्रीन दिखा रहा है, रेड दिखाने में बहुत खतरनाक है, लेकिन ग्रीन दिखा रहा है। वो ग्रीन 2 साल तक चलना चाहिए। मैडम हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक कदम हमारा तो 10 कदम। ओके।